नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह एक खास शख्सियत हमारे साथ। राज की बात में हम आपको रूबरू करवाते हैं राजनेताओं से, खिलाड़ियों से और साथ ही साथ उन दिग्गजों से जो अपनी फील्ड में कुछ खास कर चुके हों। हमारे आज के मेहमान भी कुछ ऐसे ही जो सोशल एक्टिविस्ट भी कहे जा सकते हैं, राजनेता भी कहे जा सकते हैं, लेकिन मन से तो कवि ही कहे जाएंगे। हमारे साथ है रामदास अठावले जी, जो राज्यसभा सांसद है और मौजूदा वक्त में MOS है फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सूर्या समाचार पर। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि सूर्या समाचार जो है, सूर्या समाचार आप चला रहे हैं और आज राज की बात राज ठाकुर के साथ एक अच्छा नाम आपने दिया है। राज की बात मैं करता हूँ विरोधी दलों पर मात, तो मेरा काम भी चलते रहता है। तो बिल्कुल, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आपके सरनेम को लेकर मीडिया में बहुत बातें होती है कि अठावले हैं या आठवले हैं। पहले तो हमारे दर्शकों के लिए ये क्लियर कर दीजिए। हाँ, मतलब ऐसा है कि मेरा मराठी में तो नाम आठवले ऐसा है। अच्छा। लेकिन ये हम आठवले ऐसा है, अठावले ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन वो इंग्लिश में तो हम ये THAWLE ऐसा लिखते हैं। ओके। तो ये डबल ये नहीं लिखते हैं। इसीलिए लोगों को जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो अठावले अठावले ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा असली नाम आठवले ऐसा है। आठवले ये डबल ये नहीं डालते, लेकिन आठवले ऐसा है। आठवले। आठवले। बिल्कुल। तो सर, शुरुआत आपके राजनीतिक जीवन से कहें या फिर कॉलेज के जीवन से कहें, क्योंकि आपके लिए खास बात ये भी है कि आप कॉलेज हॉस्टल में रहते रहते ही मंत्री तक बन गए और सीधे मंत्रालय के लिए कॉलेज हॉस्टल से ही गए थे जब आपके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उस दौर में एक बार हमें ले चलिए और बताइए कि कैसे मुमकिन हुआ ये, क्योंकि ये आसान नहीं रहता और बहुत कम होता है कि कोई कॉलेज से ही मंत्री पद तक पहुँच जाए। हाँ, तो मतलब जिंदगी में ऐसा होता है कि अनेक बातें ऐसी होती है कि इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन आसान करने के उद्देश्य से करेगी तो आसान नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा ही काम करते रहोगे तो आसान हो जाता है। जिस तरह मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहते रहते मैं मंत्री बन गया था जी। मुझे ये भी था कि अगर मुझे कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे पक्का मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की समस्याएं मेरे सामने थी। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का मैं अनुयायी हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिंदगी में जो संघर्ष किया है वो संघर्ष को सामने रखकर मैं काम करता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी 18-18 घंटा स्टडी करते थे, किताब पढ़ते थे और समाज के बारे में वो सोचते थे कि भाई जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ वो समाज अनटचेबल है जी। वो समाज को लोग अछूत समझते हैं। हम गांव के बाहर रहते हैं, लेकिन वो संघर्ष था शांति के लिए। बिल्कुल। वो संघर्ष था समानता के लिए। वो संघर्ष था मानवता के लिए। जी। और उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने का मैंने तय किया, और पढ़ाई करते करते मैं दलित पैंथर का मूवमेंट था, तो दलित पैंथर के मूवमेंट में मैं आया। जी। और ये दलित पैंथर का मूवमेंट ऐसा था कि जिस तरह अमेरिका में ब्लैक पैंथर थी, निग्रो लोगों पर होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए स्थापित हुई ब्लैक पैंथर थी अमेरिका में। जी। तो अपने देश में भी दलितों पर अत्याचार हो रहे थे। गांव गांव में दलित पर हमले होते थे, दलित बस्तियां जलाई जाती थी। जी। दलित आदमी को घोड़े पर बैठकर बारात निकालेगा तो उसकी पिटाई होती थी। बिल्कुल। कोई लड़का और लड़कियां एक साथ आते तो इंटरकास्ट मैरिज करते तो उनके मर्डर होते थे। जी। तो ऐसी कई घटनाएं होती रही, इसलिए दलित पैंथर की स्थापना हुई थी। तो मैं कॉलेज के जीवन में दलित पैंथर मूवमेंट में आया और हमने यही भूमिका रखी कि हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। अगर कोई अन्याय करेगी तो उसका हम प्रतिकार करेंगे। बिल्कुल। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो इसी तरह की हमारी भूमिका थी। तो मैं राजनीति तो पैंथर के मूवमेंट में मैं आया, मेरी पहचान अच्छी बन गई
और अचानक शरद पवार साहब के मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला था। मैं बिल्कुल। सिद्धार्थ हॉस्टल से डायरेक्ट मैं गया था मंत्रिमंडल शपथ के लिए। जी। और जब जिस दिन मेरा शपथ था, पहली बार पूरा ट्रैफिक जाम था। जी। गवर्नर हाउस से लेकर पूरा ट्रैफिक जाम था और टाइम मेरा एकदम नज़दीक आ रहा था और मैं टैक्सी से मैं जा रहा था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो कम से कम 2 किलोमीटर भागते भागते मैं शपथ घर में जाकर पहुंचा था और मेरी शपथ हुई थी। बिल्कुल, दलितों के उत्थान के लिए आपने बहुत काम किया और इंटरकास्ट मैरिज पर भी आपने ज़ोर दिया। उसे थोड़ा-सा समझाएँ कि कितना आसान, कितना मुश्किल ये था जो आपका सफ़र था, ख़ास तौर पर दलितों की एक आवाज़ के तौर पर आप उभरे और उसी का नतीजा कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी आपको मंत्री पद भी नवाज़ा गया है, उससे पहले विधानसभा में भी आप मंत्री रहे हैं। तो मतलब राज ठाकुर जो ऐसा मुझे कोई ऐसा इतना मैं कभी मंत्री बनूंगा ऐसा मेरे मन में भी कभी आया नहीं था। मैं लोगों के लिए काम करता रहा। जी। मैं मंत्रालय जाता था, लोगों की एप्लीकेशन लेकर मैं मंत्री को मिलता था, मैं जिलाधिकारी को मिलता था, मैं एसएसपी को मिलता था, या जिनके जिनके काम होते थे उनको मैं लेकर जाता था। उनके काम होते थे, होते नहीं थे, होते थे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ने के लिए आएंगे तो हम आंदोलन करते थे। सरकार के पास हम मांग करते थे कि भाई ये तो देश के नागरिक है और इन लोगों का, झोपड़ी में रहने वाले लोगों का वोट अधिकृत होता है, लेकिन उसका झोपड़ी क्यों अनधिकृत होता है? क्यों आप तो तोड़ने के लिए उधर आते हैं? गरीब लोग शहर में आए, गरीब लोग अपने बिल्डिंग बना रहे, रोड साफ कर रहे और घर में काम कर रहे, गाड़ी चला रहे। तो ऐसे लोगों ने रोटी कपड़ा मकान देने का अधिकार सरकार का है। अगर सरकार मकान नहीं देती तो रहेगी कहाँ? बिल्कुल। शहर के डेवलपमेंट के लिए आपको मजदूरों की आवश्यकता है, वो कहाँ से वो आएगी तो कहाँ रहेगी? तो झोपड़ी वालों को पक्का मकान मिलना चाहिए, इसीलिए हमने आंदोलन किया था और उनको पक्का मकान देने का निर्णय सरकार ने लिया। हमने दिल्ली में भी हमारी मांग है कि भाई दिल्ली अपना देश का कैपिटल है, यहाँ भी दिल्ली तो सुंदर है ही है, लेकिन हम स्लम एरिया में जाएंगे तो दिल्ली की अवस्था बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पास भी इतनी भीड़ नहीं रहती थी, उतनी भीड़ मेरे यहाँ होती थी। लोग एकदम मुझे मिलने के लिए आते थे। तो ठीक बात है। तो इसीलिए मैं एक वर्कर के नाते मुझे लगता है कि नेता बनना मुझे बोलना ठीक नहीं लगता है। लोग मुझे नेता बोलते हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ। तो इसी तरह मुझे दिल्ली तक आने का मौका मिला। मोदी सरकार में तीसरी बार जी। मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं होने के बावजूद भी मुझे तीसरी बार मंत्री बनाया है। बीजेपी के मंत्री ऐसा मुझे बोलते हैं कि भाई हमारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपका भरोसा है। आप अकेले पार्टी के नेता है और मोदी साहब आपके बहुत अच्छे मित्र भी है। तो मोदी साहब ने मुझे 3 बार उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया है और मोदी साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम पूरे किए हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे नहीं हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि अंबेडकर की बात इन दिनों बहुत से लोग करते हुए नजर आते हैं और राहुल गांधी तो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर अंबेडकर की बात करते हुए और अंबेडकर के निरादर का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाते हुए बहुत मर्तबा दिखते हैं। तो आपसे बेहतर शख्स ये जानने के लिए नहीं होगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी जी संविधान तो हाथ में लेते हैं, लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है, संविधान खोलते नहीं है, बंद संविधान लोगों को दिखाते हैं और एक ही रंग का वो दिखाते हैं, वो लाल रंग का दिखाते हैं। तो राहुल गांधी जी को संविधान दिखाने का अधिकार है। संविधान सबका है। बाबा साहब ने संविधान के शिल्पकार के नाते, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, संविधान में ठाकुर जी सभी लोगों का उसमें सहयोग है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। नो डाउट। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रात रात जाकर संविधान का ड्राफ्ट लिखा है। बिल्कुल। बाबा साहब ने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना देश मजबूत होना चाहिए। अपने देश में 6,000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, 18-20 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, 7-8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। उनको एक साथ जोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सहयोग से
संविधान ऐसा बनाया है, संविधान ऐसा बनाया है कि संविधान किसी के बाप का बाप ही आएगा तो संविधान बदल नहीं सकते हैं। मतलब लेकिन राहुल गांधी जी ने लोगों में भ्रम निर्माण करने का काम किया। क्या लोकसभा चुनाव में उससे नुकसान हुआ बीजेपी को या उनके साथ दलों को? हाँ, तो मतलब नुकसान हुआ हमारा। मतलब एक लोगों को ऐसा लगा कि ये संविधान बदल सकते हैं और 400 पार की भूमिका मोदी साहब ने इसलिए रखी थी कि हमारे एनडीए के पास 2019 में कम से कम 300 से ज्यादा सीटें, 45-40 सीटें हमारे पास थी। तो मोदी साहब को ये लगा था कि हमने 370 आर्टिकल हटाया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया है, एयरपोर्ट अच्छे बन रहे हैं, रोड अच्छे बन रहे हैं, और G20 की अध्यक्षता अपने को मिली है, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, दलितों के लिए काम हो रहा है, आदिवासियों के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने तो इसलिए मोदी साहब को ये लगा था कि हम 400 तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका उन्होंने विरोधी पार्टियों ने उसका अर्थ अलग निकाल कर ये संविधान बदलेगी, उनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेगी, इसी तरह की भूमिका रखी गई। और आपने जिस तरह बताया कि हमको नुकसान भारी हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में हमको तो नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में 40-42 सीट आएगी ऐसा अंदाजा था, लेकिन महाराष्ट्र में खाली 17 सीट आई। तो ये थोड़ा बड़ा नुकसान ये राहुल गांधी के और अपोजिशन के प्रचार से हुआ। और ये राहुल और मोदी जी को हराने के लिए सब लोग एक साथ इतने आ गए कि मोदी जी को हम हराएंगे। लेकिन मोदी जी का सिंपैथाइजर ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। मोदी जी दुनिया के सबसे 80% लोगों ने पसंद किए हुए लोकप्रिय नेता है। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं दलितों की भी, उत्थान की भी। मौजूदा वक्त में जातीय जनगणना को लेकर एक फैसला हुआ है कि जातीय जनगणना की जाएगी, इसे कैसे देखते हैं रामदास अठावले? अब तो जाति गणना जो है, जाति गणना पहले होती थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जाति के आधार पर गणना होती थी, लेकिन ओबीसी और जनरल कैटेगरी की होती नहीं थी। ओके। और ओबीसी कम्युनिटी की बहुत सालों से मांग थी कि भाई हमारा सेंसस होना चाहिए। लेकिन मैं लोकसभा में 1998 में चुनकर आया था। जी। हमारी रिपब्लिकन पार्टी के 4 MP चुनकर आए थे। तब मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ थी। तब भी मैंने लोकसभा में मांग किया था कि ये खाली ओबीसी का नहीं, ओबीसी का तो होना ही चाहिए, सबका हो, लेकिन सभी जाति का अगर सेंसस होता है, जनगणना क्या फायदा होगा इससे? तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि भाई इसका पूरा स्टडी करने के लिए मिलेगा कि भाई ये जाति को कितनी नौकरियां मिली है, वो जाति के पास कितनी जमीन है, ये जाति के पास कितने लोग उद्योग कर रहे हैं, ये जाति में कितने बेरोजगार है, ये जाति में और क्या समस्या है। आप एक बहुत अच्छी बात भी करते हैं कि इकोनॉमिकल आधार पर जो है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए कि जो कास्ट बेस इंडिया में है, इकोनॉमिक आधार पर कि किसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो क्या जब ये जातीय जनगणना होगी, जिस तरह से आपने कहा कि उसमें कौन बिजनेस कर रहा है, किसके पास कितनी नौकरी है, किसके पास कितना पैसा है, आर्थिक आधार पर कौन कितना मजबूत है, क्या और कुछ चेंजेस आप रिकमेंड करेंगे कि होने चाहिए आर्थिक आधार पर? मुझे लगता है कि इसे रिकमेंड तो हम करते रहते हैं कि भाई गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उद्योग क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी अच्छी राहत मिलनी चाहिए, जिस तरह किसान है, किसानों को भी उनके फसल को अच्छा भाव मिलना चाहिए। उसी तरह हर जाति का जब स्टडी हो जाएगा तो उनको मदद करने के लिए सरकार को आसान होगा। और इसीलिए जाति के आधार पर के सेंसस का बहुत बड़ा फायदा है, देश और अच्छे गति से आगे जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी का निर्णय बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी, ऐतिहासिक है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कभी हुआ नहीं। 75 सालों में कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी जनगणना जाति के आधार पर नहीं की। राहुल गांधी अभी मांग कर रहे थे, राहुल गांधी बोलते हमने मांग की, इसलिए बिल्कुल। इस पर तो सियासत बहुत गर्म है और कांग्रेस कहती है कि हमारे प्रेशर में ही बीजेपी और उनके साथियों ने ये फैसला लिया है। मोदी किसके प्रेशर में होते नहीं, मोदी का सबके ऊपर प्रेशर होता है। अच्छा। तो मोदी जी किसी के प्रेशर पर होते नहीं। हाँ ठीक है, मांग तो कर रहे थे, राहुल गांधी जी मांग तो कर रहे थे,
और राहुल गांधी ने अनेक लोग मांग कर रहे थे। राहुल गांधी के पहले मैं मांग कर रहा था। मैंने सबसे पहले मैंने मांग किया है कि भाई सब जाति का जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले लोकसभा में मैंने ये मुद्दा रखा है। तो कोई मोदी जी किसी के दबाव में आने का विषय बिल्कुल नहीं है। सही वक्त पर सही निर्णय लेते हैं। जिस तरह महिला आरक्षण बिल अनेक सालों से संसद में पेंडिंग था, उसको उन्होंने नए संसद भवन में मतलब पास किया है। इस तरह मतलब एक एक निर्णय होता है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ बोलते तो एक एक निर्णय होता है। तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी ने नहीं लेना चाहिए। इसका क्रेडिट पूरा नरेंद्र मोदी जी को है और हमारी एनडीए सरकार को। वक्फ पर आना चाहूँगा क्योंकि मौजूदा वक्त में जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ उसे लेकर बहुत बात हो रही है। तो आप इस संशोधन को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसे लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मुस्लिमों के विरोधी पार्टी बीजेपी है। सीधे तौर पर ये तमगा देने की कोशिश हो रही है और वक्फ के बहाने एनडीए पर, बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। कैसे? कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को भूल भुलैया देने का काम किया है, लेकिन उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। मुसलमान को मतलब बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोल बोल कर समाज में फूट पाटने का काम किया है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है और तोड़ो झोड़ो का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इधर राहुल गांधी तो बोलते हैं कि भाई ये समाज को तो तोड़ देगी, ये मुसलमान के विरोध में है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को, और अनेक मुद्दों पर ऐसा नहीं है कि मुसलमान को नहीं देना है। जो योजना बनी उसमें मुसलमान है और ओबीसी में 80% मुसलमान है। जो ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है उसमें 80% मुसलमान है और बाकी के जो मुसलमान है वो ईडब्ल्यूएस में आए हैं। इसीलिए हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। बीजेपी का मुस्लिम विंग है, आरएसएस में भी काम करने वाले अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मुस्लिमों के विरोध में नहीं है। क्योंकि आप कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे, आप मोदी सरकार में भी मंत्री हैं। दोनों सरकारों को कैसे आंकते हैं, कैसे तोलते हैं? फर्क क्या आपने महसूस किया कामकाज में, वर्किंग स्टाइल में? मुझे लगता है कि मैं यूपीए में 5 साल था, 2004 से लेकर मैं 9 तक कांग्रेस पार्टी के साथ में 1998 से मैं था 1998 से था। लेकिन पहली यूपी बनी थी 2004 में और मैं तब पंढरपुर से मैं चुनकर आया था लोकसभा में। तो तब मुझे मंत्री ने बनाया था। मैंने कोशिश की थी कि भाई मुझे मंत्री बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने मुझे नहीं बनाया था क्योंकि मैं अकेला हूँ करके। लेकिन लोकसभा के प्रचार में कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते रहे थे कि भाई अगर सरकार आएगी तो आठवले मंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने मुझे बनाया था। लेकिन मैं उनके साथ था, यूपी में मैं था। तो फर्क इतना ही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सीधे साधे आदमी है, इकोनॉमिस्ट है, आरबीआई के रिजर्व गवर्नर भी रहे हैं और उनका फायदा भी अपने देश के लिए हुआ भी है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी निर्णय इतना ताकतवर नहीं ले सकते थे जैसे मोदी साहब ले रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी, फर्क इतना ही है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेने में कांग्रेस पार्टी 10% निर्णय लेती थी, नरेंद्र मोदी जी उससे ज़्यादा 90% निर्णय लेते हैं। और इसीलिए फास्ट इकोनॉमी, फास्ट गाड़ियाँ, फास्ट प्लेन, फास्ट एयरपोर्ट बन रहे, फास्ट रोड बन रहे। इसी तरह मोदी जी का काम फास्ट है और इसीलिए कांग्रेस है, मोदी जी का काम है फास्ट, इसीलिए कांग्रेस बन गई है लास्ट। बयान आपका जो बहुत सुर्खियों में रहा था कि दलितों को हथियार देने की पैरवी भी आपने की थी, तो उस बयान पर क्या कहेंगे आप? तो मैंने पहले एक बार मैंने मांग किया था कि दलितों पर अत्याचार होते हैं, समाज में अच्छा परिवर्तन हो रहा है, रोटी बेटी बेटी व्यवहार बढ़ गया है, शहरों में वैसा कास्टिज्म नहीं दिखता है, लेकिन देहातों में आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। तो इसीलिए पुलिस बहुत बार हमारा संरक्षण प्रोटेक्शन करने में कामयाब नहीं होती है। तो दलितों को अगर हथियार दिया जाता है जी, तो सामने वाले को डर रहेगा कि भाई इनके पास हथियार है, अचानक हमारे ऊपर हमले होते हैं।
तो उसमें हमारे लोगों का भारी नुकसान होता है। इसलिए हमने ये बोला था कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जिस तरह लाइसेंस वाला हथियार तो आने के लोगों के पास होता ही है, बिल्कुल उसी तरह लाइसेंस वाले हथियार अगर सरकार की तरफ से दलितों को दिए जाते हैं तो सामने वालों को मालूम होगा कि वह इनके पास हथियार है, और जिनके पास हथियार होता है उनके ऊपर कोई हमला नहीं करते एकदम। इसलिए मैंने ऐसा मांग किया था, कोई हथियार चलाने के लिए नहीं, खाली प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हथियार अगर दलितों के पास होता है तो अत्याचार कम हो सकते हैं, ऐसी मैंने मांग की थी। बिल्कुल। आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैं चीज़ जानना और समझना चाहूँगा कि अगर हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इस विभाग में कौन कौन सी नई चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी नई चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होने वाली है, और कैसे ये सुनिश्चित हो कि हर वर्ग का समान विकास हो पाए? मुझे लगता है कि मेरा मंत्रालय जो मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऐसा मंत्रालय है, और उसके साथ साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण एक डिपार्टमेंट भी हमारे मंत्रालय का है जी। तो हमारा मंत्रालय, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी उसके के कैबिनेट मंत्री है, मैं उसका राज्य मंत्री हूँ। लगातार मैं 9 साल से 8.5 साल से मैं वहाँ मंत्री हूँ। तो हमारे मंत्रालय के पास कम से कम 500-550 अर्ज आते हैं, और हम 125 स्टूडेंट को भेजते हैं। वो एक हमारी स्कीम है। दूसरी हमारी स्कीम है सफाई मजदूरों के लिए स्कीम है कि जो हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को बंद करने का कानून बन चुका है 2013 में जी। तो हाथ से मैला किधर भी नहीं ढोना चाहिए, और एक भी मजदूर ऐसा हाथ धोने वाला नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो सफाई मजदूरों के लिए हम 40,000 रुपये देते हैं कि भाई उन्होंने ये काम ऐसा नहीं करना है, और 40,000 रुपये से वो तो थोड़े बढ़ाने का विचार हमारा है, लेकिन अभी फिलहाल हम उनको 40,000 रुपये देते, वो हम रिटर्न नहीं लेते हैं। तो 40,000 में उन्होंने छोटा मोटा धंधा, सब्जी का धंधा है और कोई धंधा है, दूध का धंधा है, उसमें वो रोज 100-200-300 रुपये का कमा सकता है। तो ऐसा वो एक हमारी स्कीम है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, सफाई मजदूर कमीशन है। हमारे मंत्रालय में NSBC है। NSBC नाम का एक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए लोन देने वाला एक NSBC है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और उससे हम पूरे देश भर के लोगों को पैसा देते हैं छोटे मोटे धंधे के लिए। उसके साथ साथ ओल्ड एज होम है, वो भी हम चलाते हैं। तो ऐसे अनेक स्कीम है। वो स्कीम के माध्यम से इस साल का हमारा बजट कम से कम मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ का है, दिव्यांगजन का बजट 1,200 करोड़ का है, और जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है हमारा जी तो कम से कम 1,68,000 करोड़ का है। मतलब दूसरे मंत्रालय की तुलना में हमारा मंत्रालय का बजट बड़ा है। तो इसी तरह मतलब अनेक स्कीम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि शो का नाम है राज की बात, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी राज की बात बताएं जो आपके जीवन से जुड़ी हो, छात्र जीवन की हो, पर्सनल हो, कोई भी बात हो सकती है। हमारे दर्शकों के लिए कोई राज की बात। मैं तो देता हूँ आपके हाथ में हाथ, मैं तो देता हूँ राज ठाकुर के हाथ में हाथ, और करता हूँ मैं राज की बात। तो राज की बात तो मैं करता हूँ, और राज की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी 29 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और 29 के बाद भी एनडीए की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर अभी तो है, लेकिन अगली बार राहुल गांधी की सीटें कम हो जाएगी। संविधान के बारे में गलत प्रचार करके उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई, लेकिन आने वाले 29 में कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो जाएगी। और एक दिन 2047 का प्लान मोदी साहब का है कि देश को ऊंचाई तक पहुंचाना है, देश की गरीबी हमको हटानी है, देश में पूरे पक्के मकान हमको बनाने हैं, देश के रोड सभी अच्छे हमको बनाने हैं, और दुनिया की कौन सा भी देश ऐसा ना हो कि जो भारत की स्तुति ना करे। इसी दिशा से हमें आगे बढ़ना है, और इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अनेक सवाल पूछा और मुझे जवाब देने का मौका आपने दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद।
और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास आठवले जी कि आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े और खुलकर आपने तमाम बातें रखी। तो ये आपने सुना और खुलकर, मैंने शुरुआती उद्बोधन में ही कहा था कि कवि मन के राजनेता है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है, और हर मसले पर, वो आर्मी हो, अंबेडकर हो, जाति हो, दलितों की बात हो, हर विषय पर खुलकर उन्होंने राज की बात में राज की बात भी बताई है। नमस्कार।